हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चूँकि क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो भी साइंस का है वो टर्म 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने कवर कर दिया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज ही नहीं आज से ऑनवर्ड आगे के दिनों में हम लोग जो है वो साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का होगा और वो 10th का टर्म 2 का सिलेबस जो होगा वो उस टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस जो करेंगे ये आपका ऑस्वाल का सैंपल पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट हमारा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आप देखेंगे कि ऑस्वाल का जो फर्स्ट ऑस्वाल का क्वेश्चन का सैंपल पेपर है, ठीक है, ऑस्वाल पब्लिकेशन का। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट इसमें जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड ने अपने साइट पे अपलोड किया है, जो बोर्ड ने एक डमी टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो इशू किया है, ठीक है। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जैसे कुछ मैं बात बता दूं, जो क्लास 10 का फाइनल एग्जाम होना है, बोर्ड एग्जाम होना है साइंस सब्जेक्ट का, तो साइंस सब्जेक्ट में आपको याद रखना है कि आपके 40 मार्क्स के पेपर होंगे, 40 मार्क्स के पेपर होंगे और जो टाइम होगा वो पेपर का जो टाइम होगा वो आपके 2 आवर्स के होने जा रहे हैं, 2 घंटे के पेपर होंगे, 40 मार्क्स आपको वेटेज मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है लाइक ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, उसको एनी हाउ आपको डन करना ही करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस एंड 50 क्वेश्चंस, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में, साइंस के क्वेश्चन पेपर में 10th की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितने सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और ये तीनों सेक्शन को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होने जा रहे हैं साइंस की, साइंस में जो 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट में होने जा रहे हैं 15। ओके। थर्ड इसमें क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन देख लें। सेक्शन ए हैज 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में जो है वो 7 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के हो गए। इसका मतलब है कि सेक्शन ए में कितने मार्क्स आपको मिलने जा रहे हैं, तो सेक्शन ए में आपको मिलने जा रहे हैं 14 मार्क्स। सेक्शन बी हैज 6 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे एंड ऑफ 3 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होना है, तो हर क्वेश्चन का वेटेज होना है फ्रेंड, जैसे कुछ आप इस तरह से समझ लें कि साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है, ये आपके टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये साइंस का जो पेपर होगा इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो टाइम है वो आपको टाइम दिया जाएगा बोर्ड में 2 आवर्स, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर है। साइंस के पेपर की बात करें तो साइंस का पेपर जो आप देखेंगे वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा इसमें वो होने जा रहा है 7, टोटल क्वेश्चन 7 होने जा रहे हैं एंड ईच क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स, यानी आपके सेक्शन ए में आपने जब सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया तो आपको कितने मार्क्स मिलने जा रहे हैं, आपको मिलने जा रहे हैं 40 मार्क्स, तो आपको सेक्शन ए में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस होने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन होने जा रहे हैं सेक्शन बी में, ये होने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होने जा रहा है, मार्क्स जो दिया जाएगा, ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स होगा। यानी यदि आपने क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में आपने 6 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो आपको इसमें मिल जाएगा कितने, 18 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया सेक्शन सी। सेक्शन सी हो गया फ्रेंड, सेक्शन सी में आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन जो होगा वो आपके होने जा रहे हैं कितने फ्रेंड्स,
टोटल क्वेश्चन होने जा रहे हैं, क्वेश्चन होने जा रहे हैं टोटल 2। ओके, तो और सिंगल क्वेश्चन का वेटेज कितना होने जा रहा है 4 मार्क्स, यानी टोटल आपको कितने मिल जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, यानी इस तरह से टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के आपके साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा, क्लास 10 बोर्ड का मैं बता रहा हूं जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे फ्रेंड, तो 7 + 6 13 + 2 15, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने जा रहे हैं 15 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं आपके साइंस के पेपर में। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है, यानी 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस पेपर का आप देखेंगे तो वो कितने का पेपर होने जा रहा है, तो 40 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। टाइमिंग कितना होगा फ्रेंड, तो टाइमिंग इसका होने जा रहा है 2 आवर्स। और साइंस में 3 सेक्शन बने होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, और इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम लोग जो पहला सैंपल पेपर है क्लास 10 के साइंस का, जिसको कि सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है, ठीक है, तो आज हम लोग उसको कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सैंपल पेपर लेकर बैठे और जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे वो बिल्कुल सैंपल पेपर के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको फ्रेंड आप बिल्कुल एकदम याद रख लें, इसको ध्यान में रखना है। और 10 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, नोटबुक रिकॉर्ड वगैरह के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी टोटल हो गए 50। क्लियर? ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये फर्स्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस, 4 एलिमेंट को रखा गया है। एलिमेंट कौन कौन सा है फ्रेंड, एक है पी, दूसरा क्यू, आर, एस। ठीक है, और इन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, वो कुछ ये बना हुआ है 2 and 6। क्यू का कितना है 2 8 1, आर का कितना है 2 8 7, एंड एस का कितना है 2 8 8। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर ए है वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आपको तो पता ही है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होगा, तो एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स के बीच में होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट will form covalent bonds with carbon। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड कि कौन सा एलिमेंट जो होगा वो कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है फ्रेंड, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। ठीक है, तो कार्बन तो एक नॉन मेटल हो गया। ठीक है, आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि और कौन सा नॉन मेटल है। तो देखिए फ्रेंड, पी की बात करें तो पी जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 2 and 6 है। ठीक है, 2 and 6 है, तो ये आपको बिल्कुल यहां से क्लियर हो गया कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के एटम में क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी 3 से ज्यादा होगा, मोर देन 3 होगा। तो मोर देन 3 जब होगा तो वैसे एलिमेंट को आप कहने जा रहे हैं कि ये एलिमेंट नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखिए इसके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि P क्या है फ्रेंड, P क्या है, नॉन मेटल है। क्यों की बात कर ले, क्योंकि हमने बताया कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 3 होगा वो नॉन मेटल होगा।
ये क्या हो गया मेटल, तो मेटल के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो Q तो कैंसिल हो गया। R की बात करें तो R के पास देखिए मोर देन 3 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया नॉन मेटल। एंड इसके पास देख रहे हैं कि इसके पास भी तो मोर देन 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको एक बात और याद रखना है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 3 होगा, लेकिन यदि वो या तो 2 हो जाए, 2 किसके केस में, हीलियम के केस में, एंड या तो 8 हो जाए, यानी 8 किसके लिए, तो जो भी नोबेल एलिमेंट है जैसे नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, उनके लिए, तो जब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब हो गया कि इनका जो है ना ये ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये हो गया नोबेल एलिमेंट। नोबेल एलिमेंट कहने का मतलब फ्रेंड जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये हो गया मेटल, तो कार्बन के साथ कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है फ्रेंड, तो आपका आंसर होगा P एंड R। P एंड R जो है वो कार्बन के साथ क्या बनाने जा रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन जो है ऊपर में जो भी एलिमेंट है उनके साथ मेरी नॉनमेटल्स की बात करें, नॉनमेटल्स के साथ कंपाउंड सेवरल कंपाउंड बनाएगा, तो गिव सुटेबल रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड। तो जब मैं अपना वीडियो बनाया था, अपने वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं बताया था कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब हो गया कि कार्बन कैन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसके पीछे कार्बन के पास 2 यूनिक प्रॉपर्टी होता है, उसी 2 यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एलिमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो सेकंड का पूछा जा रहा है, मतलब फर्स्ट का बी का क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि कार्बन जो है वो P के साथ भी R के साथ भी बहुत तरह का कंपाउंड बनाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के पास एक जो है वो उसका यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी फर्स्ट जो हो गया कार्बन का प्रॉपर्टी वो हो गया टेट्रावैलेंसी, ठीक है। एंड दूसरा जो यूनिक प्रॉपर्टी हो गया वो हो गया कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एलिमेंट जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि कार्बन हैज 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 यूनिक प्रॉपर्टी, वन इज अ टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड इज अ कैटेनेशन। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा डिस्कस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पीरियोडिक टेबल का है, तो एक पीरियोडिक टेबल का एक डमी का टाइप का दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और इसको चूंकि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो भी 10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो जो है बिल्कुल सेंटर पेपर के साथ बैठेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब एक पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट टाइप का बना हुआ है, आप देखिए पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है। और जो भी पीरियोडिक टेबल का हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यदि कुछ उसमें मेंशन नहीं होगा इसका मतलब है कि वो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यदि उसमें कुछ मेंशन होगा कि नहीं भाई ये पीरियोडिक टेबल जो है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे बेस्ड है या फिर ये पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव पे बेस्ड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8, which element would react together to form covalent compounds। अब देखिए फ्रेंड इसमें जो है p ब्लॉक एलिमेंट जिधर होते हैं, है ना, p ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी आप देखेंगे जो एक्सट्रीमली राइट साइड की बात करें तो उधर जो एलिमेंट्स होंगे वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं,
ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हम लोग मेटल से किधर जा रहे होते हैं, सेमी मेटल्स की तरफ यानी मेटलॉइड्स की तरफ। मेटलॉइड से आगे मूव करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉन मेटल्स की तरफ, और नॉन मेटल से आगे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्मल एलिमेंट की तरफ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इधर जो कह रहा है कि which element would react together to form covalent compound। याद रखेंगे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ही कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करने जा रहा है फ्रेंड, वो करने जा रहा है कौन सा, YNZ। वैसे इनकी वैलेंसी को देखकर आप कंपाउंड बनाने की कोशिश करें तो Z की वैलेंसी हो गई 1 एंड Y की वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो यदि इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो इसको कह सकते हैं कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा XZ2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है between the two elements W and Z which will have a bigger atomic radius Y। ठीक है, सेकंड कह रहा है इसमें कि हमें कंपेयर करना है किसमें, W and Z में, W and Z में कंपेयर करना है कि इन दोनों में एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा। ठीक है, और क्यों। तो फ्रेंड देखिए W को जब आप देखेंगे तो W का पीरियड जो है वो दिख रहा है कि ये 4th पीरियड का नंबर है। ठीक है, तो यानी W का 4th पीरियड का मतलब हो गया कि W के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए, नंबर ऑफ सेल कितने हो गए 4। और Z को आप देख रहे हैं तो Z जो है वो आपको सेकंड पीरियड का नंबर है। तो Z जो है सेकंड पीरियड का नंबर का आने का मतलब इसके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए 2। नंबर ऑफ सेल कितने हो गए 2। तो आपको पता है कि एटॉमिक जो रेडियस होता है उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है, कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। यानी आइसोलेटेड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, कहां तक, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो उस एटम का रेडियस होगा। तो देखिए फ्रेंड, W जो एलिमेंट है उसके पास 4 नंबर ऑफ सेल है और Z के पास 2 ही नंबर ऑफ सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एटॉमिक साइज होगा W का वो बड़ा होने जा रहा है किससे, Z से। क्यों, क्योंकि W हैज 4 नंबर ऑफ सेल, या फिर कह सकते हैं W हैज लार्जर नंबर ऑफ सेल इन कंपैरिजन टू या देन Z। Z की तुलना में W के पास नंबर ऑफ सेल क्या है, अधिक है। तो नंबर ऑफ सेल अधिक होगा तो उनका एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रेस द पाथ a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis। एक पाथ को आपको ट्रेस करना है, यानी एक पाथ को ड्रॉ करना है कि किस तरह से जब मेल के पेनिस के द्वारा जो मेल गैमेट रिलीज किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो किस तरह से और कहां मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताया हूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन यानी मैन का जो पेनिस है वो सिर्फ और सिर्फ वजाइना, पूरा वजाइना भी कवर नहीं करता है। तो वजाइना या फिर यूं कहें कि सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है वहां पर अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है। वहां से मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स जो है, ठीक है, वो सर्वाइकल कैनाल और पैसेज के थ्रू वो यूटेरस में चला जाता है। ठीक है, यूटेरस में गया और यूटेरस में जाने के बाद फिर कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और मैंने बताया था कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो है वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी जब ओव्यूलेशन का टाइम होगा, ओव्यूलेशन का जब टाइम होगा, यानी फीमेल के पास अ पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, तो उस 2 ओवरी में से कोई एक ओवरी
ठीक है, कभी कभी दोनों ओवरी क्या कर देता है, एक एक ओवम को रिलीज कर देता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि कोई एक ओवरी सिंगल ओवम को रिलीज करेगा और वो ओवम आता है और आने के बाद फैलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट के साथ, यदि मेल गैमेट वहां तक पहुंच गया है तो मेल गैमेट के साथ क्या कर जाता है, वो फ्यूज कर जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यानी इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे, तो इसको इस पाथ को बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाएंगे। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख के आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और जो ट्रेसिंग मेथड है उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक्चुअली फ्रेंड, वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में जो मेल का पेनिस है वो मेल गैमेट को रिलीज कर दिया, यानी सीमेन को रिलीज कर दिया, सीमेन को रिलीज कर दिया। अब वो सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल होते हैं, वो सर्विक्स के थ्रू जो है वो कहां पहुंचा, एक मिनट, इसको सर्विकल पैसेज कह देते हैं, मतलब वो भी ओपनिंग नहीं होता है वेजाइना के बाद। जो आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो डायग्राम बताया हूं, तो उसमें सर्विकल कैनाल या पैसेज, वहां से वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल जो होते हैं वो मूव करते हुए यूटेरस के थ्रू, उसके बाद पहुंचते हैं यूटेरस। यूटेरस को बोन भी कहा जाता है, बोन जहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस के बाद कहां पहुंचता है, वो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और इसी फैलोपियन ट्यूब को स्टूडेंट्स ओविडक्ट भी कहते हैं, और ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये आपको इस तरह से पाथ को ट्रेस कर लेंगे, या फिर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड ध्यान ही देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, और इसका कंप्लीट वेटेज है 2 मार्क्स। तो आपको यदि 1 मार्क्स फर्स्ट में और 1 मार्क्स सेकंड में, तो ज्यादा तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप या तो सिंगल वर्ड में आंसर करें या फिर सिंगल सेंटेंस में उसकी आंसरिंग करें, ठीक है। बी का आंसर देख लें। बी क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए जाइगोट। फ्रेंड आपको पता है कि जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड, और जो भी डिप्लॉयड सेल होंगे उसके पास कितने सेट होंगे क्रोमोसोम के, तो 2 सेट होते हैं। क्या होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके पास कितने सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, 2 सेट होंगे। एक जो सेट होगा वो पैटर्नल साइड से आएगा, और दूसरा सेट जो है वो कहां से आता है, मैटरनल साइड से आता है, यानी मदर के साइड से एक सेट आएगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम वो जो है फीमेल गैमेट में प्रेजेंट होगा, और 23 क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होंगे, मेल गैमेट में प्रेजेंट होंगे। दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनेंगे, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे जाइगोट के पास, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। नेक्स्ट फ्रेंड देख ले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वैसे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ।